वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज बात करेंगे हम सियासत में सहमति असहमति की अपनी जगह है। लोकतंत्र भी संवाद और अच्छी बहस से मजबूत होता है, लेकिन देखने में आता है कि सियासत में नेताओं के लगातार बोल बिगड़ रहे हैं। नेता अपना आपा खो देते हैं। आए दिन ऐसे संवाद सुनने को मिलते हैं। कई बार नेता सीमाओं को भी लांघ जाते हैं। मकसद किसी न किसी बहाने चर्चा में बने रहना होता है या फिर दूसरे को धाराशायी करना। ये भी एक सवाल है और लगातार इस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार अब सामने आ रहे हैं। इसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। राजनीति में जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वो केवल अपने जनहित कार्यों से ही नहीं बल्कि अपने आचरण से भी अपनी छवि को प्रस्तुत करें। आखिर वो अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सियासत में नोक-झोंक, बहसों की भरपूर गुंजाइश रही है। आखिर लोकतंत्र में वो स्वाभाविक है। मुद्दों पर तकरार हो, नीतियों पर आपेक्ष हो और कार्यों पर उपलब्धियों को लेकर जोर आजमाइश हो। भारत की आजादी के बाद संसद से लेकर सड़कों तक बहस का अपना महत्व रहा है। राणा दंपति पहुंचे हैं, वो मातोश्री के सामने। देखिए बंटी एंड बबली अगर पहुंचे हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये जो स्टंटबाजी है फिल्म के लोग हैं, ये फिल्मी लोग हैं। नए भारत के लिए इन्हीं तकरार बहसों से आगे का रास्ता भी निकला है। आजाद भारत ने अपनी संसद और विधानसभाओं में नेताओं की शानदार स्पीचें सुनी हैं। तर्कों से लबालब नेताओं के तथ्यों को सुना है। उन संवादों को देश आज भी याद करता है। इस देश ने वो दौर देखा है कि जब पक्ष और विपक्ष में होते हुए भी नेताओं के आपस में संबंध बहुत सहज रहा करते थे। ऐसा नहीं है कि आज की सियासत पूरी तरह से इन संस्कारों से रास्ता भटकी है, लेकिन ऐसा समय समय पर सुनने और देखने को मिलता रहता है जो लोगों को कहीं हताश करता है। जब तक नेताओं के बोल बिगड़ते रहते हैं, वो कुछ कहते हुए अपनी सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। उन्हें इस बात का ख्याल तक नहीं रहता कि वो किस मंच पर किन लोगों के बीच में क्या संवाद कर रहे हैं। तुमने अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है। आमतौर पर किसी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं की शैली तेवर का अनुकरण करते हैं। ऐसे में किसी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दायित्व इस मामले में और बढ़ जाता है कि वो खुद की वाणी का संयम बरतें और अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी एक मापदंड प्रस्तुत करें। निश्चित ही वरिष्ठ नेता अगर मर्यादा का पालन नहीं करता है तो उसका असर सीधे उनके कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता है। सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। वो दबंगई को सियासत का हथियार मान लेते हैं। देखा ये भी जाता है कि पार्टी संगठनों में निचले स्तर पर कभी कोई अराजकता की जाती है, मारपीट होती है, अपशब्द कहा जाता है। निश्चित लोकतंत्र में हार जीत के मायने हैं और सियासत हमेशा जीतने के लिए होती है। इसलिए जोर आजमाइश भी होती है और सत्ता या विपक्ष पर तीखे प्रहार भी होते हैं। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शेखर कपूर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ सर्वेश मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी। हमारे साथ जेपी दलाल जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शेखर कपूर जी आपके पास आऊँगा, क्योंकि आप लगातार दशकों से राजनीति को देखते आ रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं को आपने सुना, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी। आज जो शेखर जी दिख रहा है, आप देखिए लगातार बीते कुछ वर्षों से अगर देखा जाए तो जो नेताओं की जो भाषा है, जिस भाषा को सुनने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े करने लगी हैं आजकल। और लगातार इस तरीके की स्थितियां बढ़ती जा रही है। पहले बाहर होता था, अब सदनों में भी इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। कैसे आप देखते हैं, आखिर वो कौन से कारण है शेखर जी जो इस तरीके की स्थितियां पैदा होने लगी है और कहीं ना कहीं इससे जो एक आम आदमी है उसे निराशा ही हाथ लगती है? जी नहीं, जो आपने बहुत अच्छा इस प्रश्न को आपने उठाया और एक बेहतर तरीके से आपने इसकी शुरुआत की है। मैं पिछले करीब आप समझिए कि चार दशक से 40 साल से पत्रकारिता में रहा हूं और देश के प्रमुख संस्थानों में अपने आप को मैंने काम किया है, जिनमें पीटीआई, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे और दैनिक जागरण ग्रुप हैं। तो मैंने लोकसभा को भी कवरेज किया है, मैंने राज्यसभा के अंदर भी अपनी रिपोर्टिंग की है और कई राज्यों की विधानसभाओं को भी मैंने जो है अपने आरंभिक काल में देखा है। जी, सबसे बड़ी बात मैं आज जो वर्तमान समय में ये देख रहा हूं कि
कुल मिलाकर इस वक्त जो राजनीति के अंदर जो गिरावट आ रही है, शब्दों के अंदर जो गिरावट आ रही है, आचरण की जो गिरावट आ रही है, व्यक्तियों की के जो भाव है, भंगिमाएं हैं, उनकी जो गिरावट आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं से एक ह्रास हुआ है, एक कहीं ना कहीं से परिवारवादी जो राजनीति कहीं ना कहीं से हम लोग पिछले 5 दशक के अंदर लगातार देखते आ रहे हैं कि वो हावी होती रही है। तो उस राजनीति में परिवारवाद के हावी होने के कारण भी जो है एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तो जो वर्तमान में जो सांसद है या विधायक है या प्रमुख पद पे है, तो उसको ये लगता है कि उसका कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, उसके ऊपर कोई हमला करने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर जो वो अपने शब्दों पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा आप सदन के अंदर बैठ रहे हैं, लोकसभा में बैठ रहे हैं या विधानसभा में बैठ रहे हैं, तो आपके पास में होमवर्क की कहीं ना कहीं से कमी है। आप ये नहीं, आपके पास में एक शालीन भाषा होनी चाहिए, आपके पास में एक अनुभव भी होना चाहिए, आपका एक व्यक्तित्व भी होना चाहिए। तो मैं कुल मिलाकर आपके इस सवाल का सबसे बड़ा जो मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं से एक तो अनुभव की कमी है, भाषा की कमी है, और इसके अलावा सामने वाले को समझने की भी क्षमता दूसरे व्यक्ति में नहीं है। जी हाँ, जी नहीं, बिल्कुल यही एक हो रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। सर्वेश जी, हर दल के अंदर ऐसी स्थितियां, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक दल की बात कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, सपा है, बसपा है, या कांग्रेस है, या भाजपा है, हर तरफ इस तरीके की स्थितियां आती हैं। और खासकर बहुत सारे बयानवीर, या तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो कहते हैं ना कि शायद इनको इसलिए रखा हुआ है कि भाई चलिए आप कुछ ऐसा बयान दीजिए जिससे जरा कुछ चर्चाएं गर्म हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां हैं आने वाले दिनों में और ख़राब ना हो, इसलिए इस बात को करना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर जिन नेताओं को लोग सुनना चाहते हैं, जिन नेताओं का अनुसरण करते हैं लोग, अगर वही नेता ऐसा करेंगे तो नीचे का कार्यकर्ता उससे दुगना क्यों ना करे। सर्वेश जी, देखिए, राजनीति में मर्यादित भाषा का होना तो एक बेहद ही जरूरी कदम है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि सत्ता के जो लोग बैठे हुए हैं, कई बार वो जनता को आक्रोश में लाने वाले, नेताओं को आक्रोश में लाने वाला भी काम करते हैं। आपने किसान कानून देखा, किसान कानून किस तरीके से बेहद गैर कानूनी तरीके से पास किया गया, लोकतंत्र की तमाम मर्यादाओं को तोड़ते हुए, जिसमें वोटिंग मांगी जा रही थी, इसमें खड़े होकर जो कानूनी नियम के तहत मांग रहे थे सांसद वोटिंग, इस तरीके की तमाम मर्यादाओं को तोड़ के भी काम किया जा रहा है। नहीं तो सर्वेश जी, अगर कोई चीज हो रही है, ठीक है, आपने कहा कि वहां पर कुछ ऐसा नहीं था कि जिसमें किसी की सुनी गई हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वहां पर एक अलग तरीके की जो अमर्यादित भाषाएं हैं उसका इस्तेमाल करने लगे, और जो लोकतंत्र जिसे मंदिर कहा गया है उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाए। ये कहां तक सही है? भाषा को उसका समर्थन करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, लेकिन आप सत्ता पक्ष से भी आप एक बात समझिए कि जैसे इस देश में किसान कानून ही आप लीजिए, बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि जब ये नेता अपने क्षेत्रों में जाएंगे और इनसे पूछा जाएगा कि जब हमारे गले को काटने वाला किसान कानून पास हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो वो चिल्लाएंगे, आवाज उठाएंगे, वो बताएंगे। तो इस तरीके से परिस्थिति सत्ता द्वारा पैदा की जा रही है, और देखिए वो कानून वापस भी हुआ। तो तमाम इस तरीके की चीजें भी हैं जो सत्ता की जो पार्टी है वो एक सार्थक चर्चा होने ही नहीं देना चाहती है। वो शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी की चर्चा होने ही नहीं देना चाहती है। तो इस तरीके की तो सर्वेश जी, वो कह रहे हैं कि सामने वाला अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करे, फिर वो भी करें और आप भी करें। नहीं, इस तरीके की बातें हो रही है कुछ सर्वेश जी। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का कोई वैसे मतलब तर्क ही नहीं बनता है इस तरीके की राजनीति में। वही बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप एक युवा हैं और सर्वेश जी अच्छे युवा हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, अगर भाषा पर संयम नहीं रहेगा तो आप किस चीज के प्रवक्ता, और आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं, ये भी तो सवालों के घेरे में आएगा ना फिर। देखिए, मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी मानता हूं, और तमाम ऐसे देश के बड़े नेता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, हम लोग तमाम बार उनका भाषण सुनते रहते हैं। तमाम देश के अच्छे अच्छे नेता हैं जिनको हम लोग सुनते हैं, जो अपनी मर्यादित भाषा, अच्छी भाषा शैली के लिए जानते हैं। तो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का कोई सवाल नहीं बनता है। पर ये देखिए, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि जब आप चर्चा को लेके जा रहे हैं तो एक सार्थक दिशा में लेकर जाना होगा। आप अपने नेताओं पर भी कंट्रोल करेंगे, आप सत्ता के गुरूर में आके काम नहीं करेंगे। विपक्ष में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी होती है जनता की समस्याओं को सदन के अंदर रखना
और सरकार का काम हो, अगर वो कड़वे हैं वो सब सुनने पड़ेंगे आपको। चलिए, और जेपी उसका दलाल जवाब आपको साहब, जेपी देना दलाल पड़ेगा। साहब, सर्वेश जी ने भी बहुत कुछ कहा कि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की बनती है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी फिर सत्ता पक्ष को ये सोचना चाहिए कि कुछ स्कूल कॉलेज इस तरीके के भी खुलवाए जाएं जहां पर कुछ नियम कायदे कानून नेताओं के लिए भी बने, कुछ ऐसी स्थितियां भी होनी चाहिए। क्योंकि वक्ता, एक वक्ता कहा गया है, उस वक्ता को सुनने के लिए एक समय था कि लोग दूर दूर से आते हैं और वो वक्ता ही कुछ ऐसी बातें करें जिसे सुनकर लोग फिर क्या करेंगे ये तो आपको ही पता है। तो कैसे कैसे सुधरे सिस्टम? और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक दल की बात है, हम फिर कह रहे हैं सभी दल इसमें शामिल हैं और कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर जिस तरीके से शेखर कपूर जी ने कहा कि अरसा हो गया उनको भी काम करते करते, लेकिन आज जिस तरीके की स्थितियां बनती जा रही हैं कहीं ना कहीं वो जो नेताओं की व्यवहार जो वो शैली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। जी जी, मैं बड़े ध्यान से आपकी चर्चा को सुन रहा था और मैं इस बात से सहमत हूँ कि नेता जो हैं वो समाज को रास्ता दिखाने वाले हैं। समाज उनको फॉलो करता है, उनको अपने आचरण में, अपने रहन सहन में, अपने बोलचाल में, अपने विधानसभा में हो या कहीं मीडिया में हो, बहुत सोच समझ करके व्यवहार करना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन ये सही है, दुर्भाग्य है कि इस वक्त ऐसा नहीं हो रहा है। चाहे वो किसी भी पक्ष के, मैं किसी एक विशेष वर्ग उसको नहीं कहना चाहता, लेकिन एक तो ये आजकल जो है हर जगह लाइव होने लग गया, मीडिया बहुत ज़्यादा है, विधानसभा की कार्रवाइयाँ भी लाइव होती हैं और हर पक्ष चाहता है अपनी दबंगई दिखाना, अपना प्रभुत्व दिखाना और तथ्य उसके हक में हो या ना हो, सच्चाई क्या हो इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं अपने एक खास ऑडियंस को कि हम जो किसी सबसे ऊपर हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते और मुद्दों को भटका के गुमराह करके बात करते रहते हैं। मैं अभी देख रहा था कि आपने चर्चा किस विषय पे की कि आचरण कैसा होना चाहिए, और मेरे एक भाई आपके जो प्रवक्ता है उनके नीचे लिखा हुआ था, मैं जानता नहीं कौन है, आम आदमी पार्टी के, ये किसान कानून की बात कर रहे हैं। अब उसका यहाँ इस संदर्भ क्या है? आम आदमी पार्टी के मैं बताता हूँ कि जो नेता इनके प्रमुख थे, उन्होंने राजनीति कैसे शुरू की? सिर्फ लांछन लगाया, भद्दे भद्दे आरोप लगाए और कहा कि मैं जो शीला दीक्षित जी को इतने दिन में इस घोटाले में जेल में डाल दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा। लोगों ने मानहानि के मुकदमे किए और उन्होंने कोर्ट से जो है माफ़ी मांग के छुटे। उस पार्टी के प्रवक्ता अब आज जब बात हो रही है कि आचरण सही होना चाहिए नेताओं का, किसान कानून की बात करते हैं। इनको बताइए कि किसान कानून का हमारा सबसे अच्छी नीतियाँ जो हैं प्रदेश की हरियाणा सरकार की है। किसान का सबसे ज़्यादा जो आर्थिक हालात हरियाणा में अच्छी है और यहाँ पर गुमराह करके बैठा करके यहाँ हमारे हरियाणा के बॉर्डर बंद की रखे, उनको किसी न किसी तरह से उकसाते रहे, तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की लाल किले में, और किसानों का नाम लेकर के राजनीति। जी बिल्कुल जेपी दलाल साहब, यही क्योंकि मुद्दा ना कहीं और भटक जाएगा और आप तो बड़े वरिष्ठ हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं। हाँ। मुद्दा आपके जो बैठा रखे हैं, इनको बताइए कि जिस मुद्दे पे बात हो तो उससे चर्चा करें। आप शुरुआत कहाँ से की थी? एकदम से शुरुआत इन्होंने कहाँ से कर ली? अब ऐसे इनका कहना यह है, अगर आप इन्हें देखें, सर्वेश का कहना यह है कि शायद सत्ता पक्ष उकसाता है तो इसलिए इस तरीके के शब्द बाहर आते हैं। जेपी दलाल साहब, देखिए ऐसा नहीं है। इसमें मैंने कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कहना चाहता। मैं तो कहता हूं कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर बड़े बड़े अच्छे वक्ता हुए हैं, बड़े बड़े आप हमारे वाजपेयी जी का जब एक वोट से उनकी सरकार हार हुई थी तो उनका भाषण सुनिए लोकसभा के अंदर, और इस तरह के बहुत सारे मौके आए हैं जो बिल्कुल जिनको सारा ज़माना याद रखता है। तो मैं तो आजकल जो लोग हैं इनको यही कहता हूं कि भाई आपका आचरण, आपकी भाषा, आपके मुद्दे, हर चीज़ पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए और जनता को हम एक ऐसा रास्ता दिखाना चाहिए जिससे लोकतंत्र में जनता का
भरोसा बना रहे। और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए थे कि कपूर साहब, उन्होंने सही कहा है कि कुछ को लोगों को अपनी दबंगई पे या अपनी योग्यता पे, अपने ऊपर ऐसा भरोसा है कि जैसे वो किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं, उनके ऊपर कोई समाज की बाध्यता, मान्यता लागू नहीं होती, और वो जो करते हैं, वो जो कहते हैं वही सही है। इस तरह के विचारों के लोग जो हैं वो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। नहीं, बिल्कुल। हमारे साथ अब्बू आसिम आजमी साहब भी जुड़ चुके हैं मुंबई से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आजमी साहब नेटवर्क 10 में। आजमी साहब, मुद्दा बड़ा आज सीधा सा है कि जिस तरीके से जो नेता हैं, देखिए क्या है कि ऐसा कहा जाता था भारत के अंदर कि फिल्मों का बहुत प्रभाव भारत के जनमानस पर पड़ा है। इसी तरीके से जो राजनेता हैं हमारे, जो नेता है, उनका प्रभाव भी पड़ा। तो वो प्रभाव किस लिए पड़ा? शायद उनकी जो भाषा शैली, जो उनका एक वक्तव्य था, जो वो बोलते थे, उसका प्रभाव पड़ा। बाकी तो और कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं। और शायद क्योंकि और ज़्यादा मैं जानता भी ना हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा ही कहा जाता है कि भाई एक व्यक्तित्व था, उसकी बातें, उसका बोलना वो आदमी को प्रभावित करता था और लोग उस धारा से जुड़ते थे। और ऐसा कहा जाता था कि भाई देखिए नेताजी आ गए। लेकिन आज आप देखिए लगातार जो चाहे वो राजनेता कह दें, जो चाहे वो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर लें, और उसके बाद उसका जो वर्कर है, जो नेता से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या करेंगे, ये बात हो रही है। और इसी चीज को आज हमने उठाया भी है कि आखिर ऐसा क्यों, इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो क्यों आ रही है? क्या केवल प्रभुत्व के लिए या केवल दबंगई के लिए? कारण क्या है आजमी साहब? नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। पहले नेताजी, हम लोग जब गांव के रहने वाले हैं, नेता लोग आते थे, क्या उनका सम्मान था। उनका काम होता था समाज के हर व्यक्ति के साथ में बिल्कुल इंसाफ कराना, छोटे छोटे काम करवा देना। नेताजी आते थे, एक आदमी घर से आना, बैठते थे, पूरा गांव जमा होता था। उनकी धोती फटी हो रहती थी, चप्पल थोड़ा टूटी रहती थी, लेकिन सम्मान था उन लोगों का। वो लोग जो है समाज के लिए कुछ काम करते थे। मुझे याद है ज्ञानेश्वर मिश्रा जी हमारे यहाँ एक बहुत बड़े नेता थे, जिसको छोटा लोहिया कहा जाता था। मुझे याद है सिंह मोहन सिंह जी थे हमारे यहाँ, दौरिया के रहने वाले, कई बार MP रहे, MLA रहे। लेकिन इन लोगों का मैंने आचरण देखा है कि जब बात करते थे तो फूल झड़ता था। ऐसा लगता कि हाँ भाई ये लोग, क्योंकि इनका एक एक लफ्ज अच्छा लगता था। और आज जो है ना, आज लोग जमा होते हैं और सीधे धर्म वो करते हैं, धर्म परिषद करते हैं, और 20-20 लाख मुसलमानों को मार दिया जाएगा, और तालियां बजती हैं उनके ऊपर, और शपथ ली जाती है कि हम जो है देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे और उनको करेंगे, मतलब नफरत की बातें। तो मुझे लगता है कि अब जो है ना, उनको लगता है कि जनता के बीच में यही कहने से वोट मिलता है। और अभी शरीफ लोगों का नाम ही खत्म हो गया। जो अच्छे आचरण वाले थे वो लोग, उनके पास नहीं है, वो लोगों की सेवा करते, वो भ्रष्टाचार बेईमान नहीं है, वो कमीशन नहीं खाते, लेकिन उनको वोट नहीं मिलता, वो नेता नहीं कहलाते। अब नेता कहलाते हैं वो लोग जो दबंगई करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो गलत लफ्ज बोलते हैं। कश्मीर फाइल को लाकर प्रधानमंत्री जी अगर उसको प्रमोट करें, जिसमें सिर्फ झगड़ा लड़ाई है, नफरत है, तो ऐसे लोगों की बातें वो लोग सुन करके आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है फिर देश का भविष्य बहुत ही अंधकार है। इस देश में ऐसे लोग चाहिए जो पहले नेता थे, जिस तरह से वो पैसे के लिए काम नहीं करते थे, देश की डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे। परंतु अब जो नेता है ना, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये दुकानदारी है। अब कहीं एक पार्टी में है, वहां टिकट नहीं मिला तो उसके बिल्कुल अपोजिट पार्टी, जिसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल उसके उल्टी, वहां चले जाते हैं। और यही चल रहा है देश में, और उसको लोग जितवा के दे देते हैं। मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत खतरा है। और आज जो देश जिस तरफ जा रहा है, इसमें हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो गांधीवादी हों, जो रियल में लोगों की समस्याओं को उठाते हों, और जिनका जो कभी भी चमक दमक नहीं, बल्कि बिल्कुल गांव के लोगों की आवाज उठा करके उनकी मदद करते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है। आज तो नफरत की बात हो रही है, उठा के एक गाड़ी से किसानों को दबा देना। बिल्कुल। आज भी साहब, तो आपको लगता है कि ये जो कारण है, इसी कारण से जो बड़े लीडर हैं, जिनको वास्तव में लोग सुनने जाते थे, उनकी भाषा फिसलने लगी? बिल्कुल 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 फिसलने लगी। उनको कोई पूछता नहीं बेचारों को। वो उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। अब तो भाई साहब ऐसा है ना कि शायद मेरी बात कोई बुरा लगे, 20-20, 30-30 करोड़ रुपया दे करके लोग राज्यसभा में जाना चाहते हैं। उनको नेतागिरी कुछ नहीं मालूम, उनको देश की समस्याएं पे कुछ बहस नहीं करना है।
सिर्फ पैसा दिखा करके वो जाते हैं और कुछ काम नहीं होता है। मैं समझता हूं कि देश में वही लोग होना चाहिए जो बिल्कुल गरीब हैं, जो बिल्कुल देश की समस्याओं पर लड़ना चाहते हैं, और इलेक्शन में तो उनको बिल्कुल खर्चा करने की जरूरत नहीं है। देखिए 1.5 लाख 2 लाख रुपया मिलता है तनख्वाह, वो कैसे आदमी चलाएगा? लेकिन वही लोग, उनसे उनको इलेक्शन आएगा तो कितना करोड़ खर्चा करना है, कितना लोगों को देना है, करना है, ये सब बिल्कुल देश में आम जनता को खड़े हो जाना चाहिए इसके खिलाफ, कि बिल्कुल बिल्कुल सिंपल आदमी जो बिल्कुल लोगों की सेवाएं करना चाहता है, जिसकी बात करने की शैली अच्छी है, धर्म के नाम पर किसी को लड़ाता नहीं है, ऐसे लोग जब तक आएंगे नहीं ना, मैं समझता हूँ मेरा देश फिर से गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा। चलिए शेखर कपूर साहब, बहुत सारी चीज़ें आपने सभी से सुनी। आप देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो वास्तव में, एक उसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो हमारी शायद जो मीडिया है, पत्रकारिता है, उसका भी है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा और सीधे सीधे चलता रहूँगा तो शायद मेरा उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार ना हो, और अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं जो एकदम से अलग हटके हो तो मेरा प्रचार प्रसार ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद उसको ज़्यादा पूछने लगते हैं। कुछ इस तरीके की स्थितियां बीते दिनों में देखने में आई है। इस बात से आप शायद सहमत हो या असहमत हो, लेकिन वास्तविकता कुछ ऐसी कही जाती है कि बहुत सारे लोगों को जानबूझकर बदजुबानी करनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी एक शेखर कपूर साहब परंपरा से चल पड़ी है। उसके अलावा एक बात और कही है जो अबू आजमी साहब ने की है, वो भी वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आजकल जो है ना, सेवा भाव नहीं दिखता। सेवा भाव की जो जगह है वो धन भाव ने शायद ले ली है, शायद इसलिए कि कुछ नहीं कह सकते आजकल क्या है, लेकिन उस कारण भी जो जमीनी जो बोलचाल है, जमीनी हकीकत है, मुद्दे हैं, मुद्दों को उठाना, उससे आदमी दूर भागता है, मुद्दों पर बात करने से दूर भागता है, बहस से दूर भागता है, तथ्य नहीं होते क्योंकि उसे जमीनी हकीकत का ज्ञान नहीं होता। तो शायद ये भी कारण है। तो फिर वो चाहता है कि यार कुछ ऐसा कर दो जिससे कि मेरे से दूर चली जाए और हल्ला मच जाए। कहते हैं ना, अगर कुछ ना सुनना हो तो शोर कर दो फिर तेजी से, तो सब चीज उसमें दब जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मैं ये माफ़ी चाहते हुए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैंने जिस वक्त पत्रकारिता आरंभ की जी, और चूंकि आपका विषय जो है आचरण को लेकर है, मर्यादित भाषा को लेकर है, बिल्कुल, संसद और लोकसभा के अंदर जो जिस प्रकार का वातावरण है उसको लेकर आपने प्रश्न किया है। जी जी। तो मैंने जिस वक्त अपने 1980 के दशक में पत्रकारिता आरंभ की, तो मैंने उस समय ये देखा कि एक मंच, मैं मध्य प्रदेश के भोपाल का रहने वाला हूं, तो मैंने उस वक्त देखा पत्रकारिता करते हुए आरंभ के दौर में कि एक ही मंच के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट हुआ करते थे, एक ही मंच के ऊपर कांग्रेस उस समय कांग्रेस के कैंडिडेट हुआ करते थे और अन्य पार्टियों के हुआ करते थे। एक ही मंच से वो जो है अपनी अपनी बात को अपना क्रम आने पर बोला करते थे। लेकिन वो आज उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से मर्यादित भाषा, मर्यादित जो आचरण है उसकी जब बात करते हैं, तो जब मैं संसद में वर्तमान में देखता हूं, संसद के अंदर जितने भी अधिकांश हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे हैं, सांसद हैं, कहीं ना कहीं एक तो उनके पास में सबसे बड़ी बात यह है कि संसद में किसी भी सांसद को सीखने का समय बहुत कम है। यही बात मैं विधानसभाओं में, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर भी देखी है, मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा में भी देखी है कि विधायकों के पास में सीखने के लिए समय भी बहुत कम होता है। उनका अधिकांश समय जो एक विधायक का या सांसद को इसलिए चुना जाता है कि वह जो है जनता की सेवा करे, सबसे बड़ी बात यह। लेकिन अधिकांश बार यह देखा गया है कि सांसद हो या विधायक हो, वो जनता की सेवा जितनी भी कर सकता हो वो करता होगा, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं बड़ी सेवा वो अपनी पार्टी की और अन्यत्र कामों में करता है, और जो सीखने का समय रहता है वो वहाँ पर उसको उतना समय नहीं दे पाता है। मैं संसद में देखता हूँ वर्तमान में लाइब्रेरी पूरी की पूरी खाली पड़ी रहती है, हजारों किताबें वहाँ पर, हजारों वीडियो वहाँ पर और हजारों रेफरेंसेस वहाँ पर पढ़ने के लिए सांसदों के लिए हैं। लेकिन वहाँ पर उनके सांसदों के पास में, अधिकांश सांसदों के पास में, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अधिकांश सांसदों के पास में पढ़ने का समय नहीं है, वहाँ जाने का, लाइब्रेरी में जाने का समय नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अभी हमारे साथी ने, जो भाजपा के प्रवक्ता जी हैं जो आपके साथ में बैठे हैं, उन्होंने
अटल बिहारी वाजपेयी जी का उदाहरण दिया। निश्चित रूप से अटल जी का जो दौर था, आज भी ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर आज भी जो है बहुत अच्छे अच्छे नेता बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का व्यक्तित्व है उनका, कि उनको देख के खुशी होती है। अटल जी को देख के खुशी होती थी। अटल जी जब अपनी वाणी से बोलते थे तो उनके मुख से जो है शब्द भी बहते थे, व्याकरण भी बहती थी, आचरण भी बहता था। लेकिन इन शब्दों की कमी आज कहीं ना कहीं हमें कमी दिखाई पड़ती है। अभी वर्तमान में पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा का मैं भी आपको रेफरेंस दूंगा, और अभी पिछले जो 10-15 दिन के दौरान जो बाबरी मस्जिद वगैरह को लेके जो भाषाएं उपयोग में लाई जा रही हैं विभिन्न नेताओं के द्वारा, मैं आपको निश्चित रूप से बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय उनकी सरकार गिरने वाली थी, उस समय उन्होंने जो है जिस प्रकार का संदेश संसद के अंदर दिया, जिस प्रकार की भाषा उन्होंने उपयोग की, आज भी कई लोग, कई पत्रकार लाइब्रेरी में जाकर उस भाषण को सुनते हैं कि उन्होंने किस किन शब्दों का उपयोग किया। अभी मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में हमारे मुलायम सिंह जी, उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह जी एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे। मैंने उनको भी देखा है उत्तर प्रदेश में रहते हुए कि उनकी भाषा भी बहुत सुधरी रही। कहीं कभी बहक जाए बात अलग है, लेकिन बाद में वो माफ़ी मांग लिया करते थे। ये मैं मुलायम सिंह जी की बात कर रहा हूँ। तो अब जैसे कि अभी चुनाव के दौरान हमने देखा कि अखिलेश जी ने एक पुलिसकर्मी को इंगित करते हुए कहा, ए पुलिसकर्मी, या जैसे कल विधानसभा के अंदर जो भाषा का उपयोग किया गया, तो मैं समझता हूं कि ये जल्दीबाजी में उनके मुख से ये शब्द निकले होंगे, और कहीं ना कहीं से बाद में उनको इस चीज़ का पश्चाताप भी होगा, क्योंकि उनकी भाषा इस वक्त मीडिया के माध्यम से, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जनता के बीच में जा रही है। और जनता, मैं आपको दावे के साथ बोल दे रहा हूं, चाहे सदन हो चाहे सदन के बाहर हो, अगर एक विधायक या एक सांसद बहुत अच्छी भाषा बोलता है तो लोग उसको आज भी अप्रिशिएट करते हैं। और अगर लोग उसको क्या नाम है, कोई गलत बोलता है, आचरण उसका गलत होता है, बोलने की भाषा गलत होती है, तो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करती, बल्कि हे दृष्टि से भी देखने लगते हैं। अभी जैसे राम मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर को लेकर हैदराबाद के हमारे सांसद हैं ओवैसी साहब। मैं आपको बता दूं, ओवैसी जैसा व्यक्ति बोलने के अंदर बहुत चतुर हैं। उनकी भाषा भी जो है बहुत अनुभव के साथ होती है। मैंने जो संसद के अंदर मैं उनको सुनता हूं, उसमें संसद के अंदर जब वो बोलते हैं तो सामने वाले को परास्त करने की ताकत होती है। उनकी भाषा का बहुत असर भी होता है। लेकिन ऐसे नेताओं से हम ये अपेक्षा करते हैं कि जब वो बोलें तो उनकी भाषा के अंदर कहीं ना कहीं से देश प्रेम की भाषा होनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम की भाषा होनी चाहिए। और ये बात भी मैं आपको कह दूं कि आज़ादी के 70 साल के बाद अब देश के अंदर जो पुराने मसले थे, समस्याएं हैं, वो खत्म होने की तरफ देश आगे बढ़ रहा है या उनको खत्म किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ लोगों में रोष होगा, कुछ लोगों में प्रसंग में जो है लोगों में गुस्सा भी आएगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमारे देश के अंदर हिंदू, ठीक है, हिंदू बाहुल्य देश है, लेकिन मुस्लिम भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मुस्लिमों के भी हक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से हमें अपने रोष को व्यक्त करने से पहले हमें आपस में बात करनी चाहिए। चाहे ज्ञानवापी का मसला हो, चाहे राम मंदिर का मसला रहा, राम मंदिर का मसला तो निपट गया है, और भी कई मसले सामने आते जा रहे हैं जिनके कारण देश की राजनीति के अंदर इस समय विष फैल रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि इस प्रकार के मसलों को हल करने, एक चीज और शेखर कपूर साहब, बहुत सारी चीजें तो आपने बताई दी, एक बात और भी बता दीजिए, क्योंकि यहाँ ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने भी एक सीखने की बात कही कि समय नहीं मिलता। तो क्या वास्तव में अब नहीं लगता आपको, क्योंकि जितना आपका अनुभव है वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, क्या नहीं लगता कि अब एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके लिए एक व्यवस्था हो और उनको वो सिखाया जाए? जैसे एक आपने देखा होगा कि बचपन में एक पाठ पढ़ाया जाता था नैतिक शिक्षा का, तो कुछ इस तरीके की स्थितियां अब यहाँ पर भी आ रही है। कपूर साहब, नहीं, बिल्कुल इस बात की आवश्यकता इस वक्त वर्तमान संदर्भ में है। और मेरे ख्याल से
हमारे देखिए, आप कुल मिला के संसद के अंदर जब कोई पहली बार सांसद जाता है तो उसके लिए वो एक प्रकार से स्टूडेंट ही होता हैगा। उसको वहाँ की भाषा का ज्ञान, वहाँ के प्रस्तुति का ज्ञान नहीं होता है। तो वहाँ पे वैसे पार्टी स्तर पर इस प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से इसको व्यापक स्तर पर एक जो है एक संसद प्रशिक्षण जो है सभी पार्टियों का एक अलग से होना चाहिए, जिसके अंदर भाषा को, मर्यादित भाषा को लेकर, आचरण को लेकर, शब्दों को लेकर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से जो है एक ठोस पहल होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। नहीं, बिल्कुल। चलिए, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं नेताओं के बिगड़ते बोल के, और सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जेपी दलाल साहब आपके पास आना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखिए कि जब सदन चलता है तो हर किसी की उम्मीद, और खासकर जनता की उम्मीद होती है कि जब ये सदन चलेगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होगा। लेकिन वो सदन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, और वहाँ पर किस तरीके का एक आचरण होता है वो भी आपके सामने है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये कैसे दुरुस्त हो, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और इसे सही करने की जिम्मेदारी किसे लेनी होगी? देखिए गोस्वामी जी जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये एक पब्लिक के आइकॉन हैं। लोग इनको फॉलो करते हैं, और किसी भी व्यक्ति का व्यवहार, चाहे वो सदन में है चाहे सदन से बाहर है, वो उसकी परिवेश से, उसके संस्कार से, उसके पालन पोषण से, उसकी कहाँ किस जगह पे वो रहता है उससे आता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कोई अगर किसी पार्टी का विशेष नुमाइंदा या विधायक या चुना हुआ प्रतिनिधि गलत व्यवहार करता है और पार्टी उसको स्वीकार करती है, ये भी उचित नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, सभी पार्टियों को रखना चाहिए, और मर्यादा में रह के बात करें और जनहित के मुद्दे उठाएं। लेकिन होता है क्या है कि वो कई बार ये दबंगई की भाषा एक विशेष वर्ग को आकर्षित करने के लिए, एक विशेष संगठन को आकर्षित करने के लिए वो बोलते रहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। लोकतंत्र में उचित यही है कि सभ्यता से, सभ्य तरीके से अपनी बात रखी जाए। और जिस तरह से हमारे बहुत सारे पुराने नेता होते थे, बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं, वाजपेयी जी के अलावा भी है, जिन्होंने हंसते हंसते निरुत्तर भी कर देते थे विपक्षी पार्टियों को, अपनी बातों को सख्त से सख्त बात मजाक में भी कह देते थे और किसी को बुरा भी नहीं लगता था। तो इस तरह से अगर रखे जाए बात तो ये ज़्यादा लोकतंत्र के लिए उचित होगा। और यही मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ कि जो आम नागरिक हैं या आम जन हैं वो आपकी तरफ देखते हैं, आप उनके आइकॉन हैं। आपका आचरण, आपकी भाषा, आपका चाल चलन वो फॉलो करते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आप एक इतने लोगों को प्रतिनिधित्व देते हैं तो आपका व्यवहार ठीक होना चाहिए। बिल्कुल। जेपी दलाल साहब, आपने एक देखा होगा कि जिस तरीके से आजकल एक ये भी एक परंपरा सी बनती जा रहा है कि आप तेज बोलोगे, चिल्लाकर बोलोगे और कुछ तीखा बोलोगे तो तब आपको सुना जाएगा। शालीनता इस वजह से खोती जा रही है। नहीं, लोग देखिए, लोकतंत्र का जो मंदिर है, सदन है, इसमें इस तरह करना उचित नहीं है। ये तो फिर वो आप में और जो एक किसी क्षेत्र के बैड एलिमेंट्स हैं उसमें आप में फ़र्क क्या रह गया। वो उनका दबदबा होता है जो एक क्षेत्र में किसी आदमी अगर कोई गलत काम करता है, कानून को तोड़ता है, कानून नहीं मानता हो, वो ठीक है कि समाज उनको भी एक देखता है कि इनकी दबंगई है, इनकी चलती है, ये कानून से ऊपर हैं। लेकिन
हमारा जो लोकतंत्र की व्यवस्था है इसमें इस तरह की आचरण किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। देखिए सर्वेश जी, जेपी दलाल साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है कि कहीं ना कहीं पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसा व्यक्ति इस तरीके की बातें कर रहा है तो उसको वो उस तरीके की स्थितियों में ना लेके आए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर्वेश जी, ये जो कार्रवाई होनी चाहिए ये तो कहीं दिखती नहीं है और किसी भी दल में नहीं दिखती। उसके अलावा जहां नेता की वो पार्टी हो, मतलब पार्टी से नेता नहीं, नेता से वो पार्टी हो सर्वेश जी, तो वहां कैसे कार्रवाई की बात हो सकती है? तो ऐसे में समाधान कैसे आए? देखिए, किताबी और प्रायोगिक बातों में बेहद ही फर्क है। वैसे तो शेखर कपूर सर ने तमाम बातें कही और उनसे बेहतर बातें कुछ हो नहीं सकती हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि देश की सत्ता में बैठी हुई सबसे बड़ी पार्टी इस देश के युवाओं में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है कि उसके बड़े बड़े राजनेता संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों तरफ नफरती और ऐसी बातें पैदा करें, इससे आक्रोश पैदा हो। तो ऐसे में आप उस सौहार्द वाली राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ट्विटर पे एक मुख्यमंत्री को गाली देता है और पूरी पार्टी उससे बचाने में उतर जाती है, तो ऐसे दौर में आप एक सौहार्दपूर्ण राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि कपड़ों से ही हम पहचान लेंगे, तो ऐसे दौर में उस राजनीति की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सर्वेश जी, तो फिर ये मान लिया जाए कि फिर तो ये शब्द चलते रहेंगे। अगर सत्ता पक्ष ही सब कुछ तय करेगा तो विपक्ष किस लिए है? तो विपक्ष वो तय करेगा कि सत्ता पक्ष ऐसा कर रहा है तो विपक्ष एकदम आक्रमणकारी मुद्रा में हो जाएगा। आप एकदम सही कह रहे हैं कि देश की सत्ता में और जो सत्ता के इतने संचालित प्रदेशों में जिनका शासन है, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो चर्चा को एक सार्थक दिशा में तय करें, और जो कि इस देश में नहीं हो रहा। अगर इस देश में, एक हमारे लोकतांत्रिक देश में, बाबा साहब अम्बेडकर के देश में ये कहा जा रहा है कि हम मुसलमानों को इस देश में रहने नहीं देंगे, हम उनको मारने की बात की जा रही है, और देश के बड़े बड़े नेताओं और इन बड़े नेताओं की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, तो वो नेता पहली बात तो ये कहना बंद कर दें कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुयायी हैं, या वो एक पहली बात आप समझ जाइए। ये तो दोनों तरफ से है, उधर से भी बयान ऐसे आते हैं कि इनको देख लिया जाएगा, खाली करा दो, सड़कें देख लेंगे। ये सब चीज, ये तो एक परंपरा सी बन गई है कि तुम मेरे ऊपर उछालो, मैं तुम्हारे ऊपर उछालूं और मजा सब लेके जाएं ऊपर वाले। ये सब चीज तो ये व्यवस्था तो रहेगी। देखिए, देश को चलाने की इस गाड़ी की स्टीयरिंग किसके पास है? जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार के पास है। तो सरकार, जो विपक्ष के जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनको कानूनी रूप से सजा दे और देश में ऐसा माहौल पैदा करे कि ना करे। लेकिन आप ये पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है कि जब सत्ता में बैठे हुए लोग ये सीधी सी बात पब्लिक रैलियों में हजारों की भीड़ में कहते हैं कि गोली मारो, तो देश में आप एक सार्थक राजनीति की कल्पना करना मुश्किल है। सर्वेश, हम यही तो कह रहे हैं कि भाई ये जो वर्ड है, सर्वेश भाई, यही हम कह रहे हैं कि जो ये शब्द है, क्योंकि राजनेता को लोग सुनते हैं, तो ये जो शब्द है इस पर कैसे अंकुश लगे? खाली हमें कह दें कि केवल सत्ता पक्ष का काम है जी, वो देखे क्या देखना है। तो जो आप जैसे युवा हैं, जो प्रवक्ता हैं, क्या फिर वो वही करेंगे? क्या वो उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? मैं आपसे सीधी सी बात यही कह रहा हूं कि देश की, अगर मान लीजिए गाड़ी, एक हम सरकार की स्टीयरिंग जिसके हाथ में, जो गाड़ी चला रहा है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, जनता की भी जिम्मेदारी है, सामाजिक संगठनों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जो प्रमुख जिम्मेदारी तय होती है वो सत्ता की तय होती है। और जब सत्ता में बैठे हुए लोग भी इस तरीके से, आप ये समझिए पूरे देश में बीजेपी स्कूल ऑफ हेट, लिंचिंग एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए इतने बुरी तरीके से देश के हालात को जर्जर किया जा रहा है। आज देश का युवा इस तरीके की नफरती बातें करता है कि आप सही में तो इसलिए सर्वेश, इसलिए जो नेता हैं वो भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपका कहना है। चलिए अबू आसिम आजमी साहब, क्योंकि सर्वेश जी ने तो कहा कि सीधा सीधा दोष सत्ता पक्ष का है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि नेताओं का आचरण कैसा होना चाहिए, अपना आचरण को देखते हुए। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। शेखर कपूर साहब ने बहुत सारी चीजें कही, लेकिन क्या ये शब्द सही हैं? अबू आसिम आजमी साहब, आप तो बहुत वर्षों से सत्ता में हैं, सारी चीजें आपने देखी है, गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे, ये शब्द जो अब आ रहे हैं, क्या ये सही है? क्या आप किसी को भी सम्मानित पदों पर बैठे व्यक्ति को ये कह दें कि ये लुच्चे लफंगे हैं, ये गुंडे हैं, ये मवाली हैं? ये शब्द कहां से आ रहे हैं? क्या ये सत्ता के अंदर राजनेताओं की भाषा होनी चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मीडिया को ना ऐसे लोगों को डैमेज करना चाहिए। मीडिया उनको एक हीरो बन के दिखाती है, और दूसरा पार्टियां जो हैं उनको ही टिकट देना चाहती हैं जो चुन कर आए।
शरीफ आदमी जो बेचारा दिन भर पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रिसर्च करता है और पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बहुत अच्छा भाषण करता है, वो इलेक्शन जीतता नहीं है। अब अगर उसको टिकट दे देंगे तो जीतेगा नहीं। अब जीतता कौन है? माफिया जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो पार्टियों की भी एक मजबूरी हो जाती है कि भाई मैं शराफत को लेके खाऊं या मैं जो है कोई पार्लियामेंट में या असेंबली में मेरे नुमाइंदे चुन के लाऊं। ये बदनसीबी देश की कि मीडिया जो है ना ऐसी चीजों को उछालती है और जो है वो लोग आगे हीरो बन के आ जाते हैं और फिल्म स्टार जाते हैं लड़ने इलेक्शन। उन्हें क्या मालूम कुछ जाके सेवा करेंगे क्या, लेकिन वो चुन के आ जाते हैं फटाफट। एक बार तो चुन के आ जाते हैं, बाद दोबारा नहीं आए तो अलग बात है। लेकिन ये काम तो कुछ करते नहीं है, इनको कुछ मालूम नहीं है कुछ। मैं दिन रात मुंबई में रहकर हिंदू मुस्लिम एकता पे काम कर रहा हूँ और मैं मुसलमानों को बार बार कहता हूँ कि तुम अगर रसूलुल्लाह को मानते हो तो तुम्हारा पड़ोसी अगर परेशान है तो तुम मुसलमान नहीं हो। मैंने 200 मीटिंग किया है चारों तरफ, आज तक मीडिया ने दिखाया नहीं। और मैंने एक बार महिला के कम कपड़े पे बहस हो रही थी, मैंने बोल दिया कि जिसके पास जो बदन पे कम कपड़े पहन के जब महिलाएं निकलती हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग छेड़ते हैं। ये गलत है कि भारतवर्ष की जो सभ्यता है वो जो है बिल्कुल फुल कपड़े पहन करके निकलना चाहिए, ताकि उसके सम्मान। हम जाते हैं गांव में, बड़े बड़े लोग हैं, राजा महाराजा के परिवार की औरतें भी जब आती हैं तो घूंघट काट के आती हैं। ये मेरे देश की सभ्यता है। तो मेरे को मुकदमा चल रहा है कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि कम कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अब आपने किसी की आजादी पर हाथ डाल दिया, अब मैं मुकदमा झेल रहा हूँ। तो इन चीजों पे कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। अगर आपने कोई चीज पोस्ट कर दिया, अच्छी चीज सेकुलरिज्म की, तो जो जवाब में आता है इतनी गाली देते हैं लोग, माँ बहन की गाली देते हैं कि तू चला जा पाकिस्तान, तू यहाँ क्यों है, तेरे लिए तो दूसरा देश हिंदुस्तान पाकिस्तान बन चुका है, तू भारतवर्ष में क्यों है, निकल जा यहाँ से, न जाने इस तरह की चीजें। और जितने भी दंगे हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो सब क्यों हो रहा है कि किसी के धर्म के खिलाफ बोल देना, किसी मस्जिद मंदिर की बात बोल देना। मैं तो बार बार डिमांड कर रहा हूं और नेताओं को डिमांड करना चाहिए, आप सबको डिमांड करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति चाहे सोशल मीडिया में हो या भाषण कर रहा हो, मंदिर मस्जिद को अगर लाया ना, उसकी पार्टी को उसी दिन डिस्क्वालीफाई कर दो, उसको इलेक्शन लड़ने का कोई राइट नहीं होना चाहिए। और किसी ने अगर किसी देवी देवता के बारे में, पैगंबर रसूल के बारे में, किसी धर्म के बारे में कहीं भी कोई पोस्ट किया सोशल मीडिया पे या कहीं भाषण किया, उसके ऊपर ऐसा मुकदमा लगा दो कि 4-5 साल छूटने ना पाए। मैं समझता हूं कि देश का 75% 80% प्रॉब्लम हल हो जाएगा। लेकिन ये कोई सुनने को तैयार नहीं है, इस तरह चीजें आ रही हैं। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। जो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा है, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग आज जिस तरह का आचरण इनका है, हर चीज में हिंदू मुस्लिम करके, अब बेचारे जो गांव में रहने वाले भोले भाले लोग हैं, उनके बीच में मुसलमानों के बारे में ऐसी गलत बातें, अगर सही कहें तो कोई बात नहीं है, गलत बातें जा करके उनकी हिस्ट्री बयान करते हैं कि ये लोग देश के दुश्मन है, ये इनके राजाओं ने, इनके बादशाहों ने मंदिरें तोड़ी हैं। लेकिन जब उसकी हकीकत देखी जाती है तो गलत है वो, लेकिन वो दिखा रहे हैं और इससे जो है लोग प्रभावित हो रहे हैं और उनको वोट दे रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अबू आसिम साहब, शायद यही एक कारण भी है कि जो राजनेता है उनकी भाषा बिगड़ रही है। उनको लगता है कि और उकसाओ फिर सबको। हाँ बिल्कुल, और उकसाओ और हमको वोट मिलेगा, और गाली तो हमको वोट मिलेगा। और लाभ जितनी मंदिरें, जितनी भी मस्जिदें हैं, सब मंदिर थी पहले, इसको लाओ सामने। जब 91 में कानून बन गया तो कोई देश में बोलने वाला नहीं है क्या आज कि भाई जो किसने क्या किया था, क्या नहीं किया था, भाड़ में गया वो। 1947 में हम आजाद हो गए, हम एक। लेकिन अबू आसिम साहब, एक चीज और भी तो है कि अगर मुद्दा बनारस का है तो उसका बयान हैदराबाद से क्यों आए, उसका बयान मुंबई से क्यों आए, उसका बयान केरल से क्यों आए? नहीं, आप मुझसे पूछेंगे, अगर आप मेरे आके खड़े हो जाएंगे, मेरे मुंह पे लगा देंगे माइक और बोलेंगे भाई इस ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में बोलो, तो मैं मुंबई में हूँ, मैं क्या कहूँ भाई, नहीं बोलूंगा मैं, जाइए यहाँ से आप। नहीं तो ये तो समझना पड़ेगा ना राजनेताओं को कि मामला अगर कहीं का है, उस विवाद को बढ़ाने की जगह अगर ये कहा जाए, जिस तरीके से कपूर साहब ने बोला कि आपसी संवाद करके, आपसी भाईचारा कर, ये तो आप भी कह रहे हैं इस बात को कि आपसी भाईचारा होना चाहिए, आप खुद उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपसी भाईचारे को तोड़ने की पहल कौन करते हैं? नहीं देखिए, पहली बात, मेरी कोशिश भाईचारा की मीडिया में आती ही नहीं है। मेरी कोशिश, मैं एक जगह गुस्से में, रिएक्शन में
थोड़ा सा कुछ बोल दूं ना तो उसको कहते हैं ना कि आने दो, रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, इस तरह जुमले काट काट करके लोगों के बीच में मीडिया ले जा रही है और नफरत फैला रही है। नहीं बिल्कुल अबू आसिम साहब, आपका बिल्कुल हो सकता है ये, लेकिन आप कीजिए अच्छे काम और हम दिखाएंगे और लगातार दिखाएंगे। हमारे साथ संजीव सिंह भी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संजीव, बात ये हो रही है कि जिस तरीके से नेताओं का जो आचरण है आजकल पता नहीं कहाँ जा रहा है, इस चीज़ की चर्चा हो रही है और सभी हमारे वरिष्ठ लोगों ने सारी चीज़ें बोली। सर्वेश ने भी बोला, अबू आसिम आजमी साहब को आपने सुना, शेखर कपूर साहब को आपने सुना, सभी वरिष्ठ लोग हैं, सभी ने बहुत सारी चीज़ें कही। तो इसको कैसे सुधारा जाए और इसकी पहल कौन करे? क्योंकि जैसे आजमी साहब ने बोला कि बहुत सारे नियम, कायदे, कानून अब ऐसे भी बनने चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उस पर आप पर एक्शन होगा ही होगा। संजय जी, देखिए, राजनेताओं के मर्यादाओं के बारे में ये कहना चाहता हूं कि इसके पीछे मुझे लगता है कि राजनीतिक संस्कार को भी देखना चाहिए कि जो नेता हमारे सदन में पहुंचे हैं, पहली बात कि उनके राजनीतिक संस्कार क्या है। अगर भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता से पूछिए कि आरएसएस क्या है तो कहेंगे हमारा मातृ संगठन है। आरएसएस के लोगों को कभी भी आप बातचीत करते देखिए तो मुझे लगता है कि वो प्रदर्शित करते हैं कि उनसे ज्यादा संस्कारिक लोग नहीं। लेकिन जब वो सदन में बैठते हैं तो उनकी भाषा क्या है। दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी के रूप में भी कहना चाहता हूं कि डॉक्टर लोहिया से लेकर उनके आचार्य नरेंद्र देव तक बड़ी लंबी श्रृंखला रही और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी तक किस तरह की बात की करते थे सदन में। देखिए, सदन में आप जब वहां बैठे हैं तो आपको पूरा देश और समाज सुनता है और इसलिए कि आप पूरे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर आपके द्वारा वहां पे गैर संस्कारिक और लजवान बोली जाएगी तो निचले स्तर तक कार्यकर्ता कहां तक जाएगा। और मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है, जो घर का मालिक होता है, जो देश की सत्ता पे सत्तासीन होता है, जिम्मेदारी उसकी ज्यादा बनती है। और मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों के जज्बात को उभार करके सत्ता पा सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, लेकिन समाज और देश नहीं बना सकते। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मैं सीधे कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की भाव भंगिमा क्या थी संसद में जब राहुल गांधी जी गले मिले तो उनके अंगुलियों के इशारे आपको याद होंगे। तो जब प्रधानमंत्री जी की जब उनकी शारीरिक रचना और शारीरिक संदेश जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को देने का काम करते हैं, उस तरह से मुझे लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य तो क्षम्य है। केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह की बात बोल रहे हैं ये तो मुझे लगता है कि बोलेंगे ही। जिस तरह की भाषा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के पहले गोरखपुर में बोला करते थे सांप्रदायिक बातों को, मुझे लगता है कि वो उनके पार्टी का, उनके दल का गुण हो चुका है। अब बात आती है कि इससे निकले कैसे। इससे निकलने के लिए मुझे फिर से आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं कि सारे दल जो सत्ता में आना चाहते हैं और जनता के वोट को जज्बात के बदौलत बटोरना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने यहाँ सांस्कारिक शिविर लगावें। और मुझे लगता है कि अपने नेताओं से, अपने वरिष्ठ नेताओं से भी कहें कि आपकी भाषा अगर इस तरह की होती है तो हमें भी क्षेत्र में आपके उस चाल चलन पे झेलना पड़ता है, चाहे जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये तब तक नहीं रुकेगा क्योंकि देखिए, कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में, मैं बार बार कह रहा हूं कि हर कार्यकर्ता अपने नेता से अच्छी चीज सीखता है और बुरी चीज भी सीखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज केशव प्रसाद मौर्य का आचरण इस प्रकार है, बताइए, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, मामला जो है कोर्ट में है और ज्ञानवापी के मुद्दे पे, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे एक उप मुख्यमंत्री कैसे बोल सकता है कि मेरा सब जो सामने आ रहा है, कौन सा सच सामने आ गया? जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी सुनवाई करेगी 1991 रिलीजियस एक्ट के तहत, तो आज बताइए वहां पे संजीव जी, भाषा अच्छी लगती है? ये तो लगातार चल रहा है। बात यहाँ यही हो रही है कि आचरण, जो आपका संवाद करने का तरीका है वो सही नहीं हो रहा है, ये बात है। और वो जो आचरण है, जो संवाद है, आप जो बोल रहे हैं, आपका जो वक्तव्य है, उन पर सवाल उठ रहा है, उन पर प्रश्न चिन्ह हो रहा है। बिल्कुल, वो कैसे सही होगा? इस आचरण को लेकर के कह रहा हूं संजय भाई, इस आचरण को लेकर के अगर राजनीतिक दलों में, हर राजनीतिक दल एक समय हुआ करता था अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नेताओं के साथ शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया करता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि कोई पार्टी इससे दूध की धूली नहीं है। अंतिम 3 महीने में चुनाव के उनका प्रशिक्षण होता है। आज बताइए, किसी पार्टी के पास जिला सम्मेलन होता है? ये चीजें सीखने को मिलती थी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक बड़े नेता इसमें अगुवाई नहीं करेंगे, निश्चित है कि आपके वार्ड स्तर का भी कार्यकर्ता बहुत ठीक बात बोल रहे हैं संजीव जी। कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ तो करना होगा। चलिए इसका पूरा एक निष्कर्ष ले लेते हैं। शेखर कपूर साहब, क्या समाधान हो और इस पर क्या टिप्पणी आप करेंगे आप जी? ये हम लोगों की जो आज की जो बहस है बड़ी सार्थक दिशा की तरफ बढ़ी है, और जिन जिन अबू हाशिम साहब, संजीव जी और अन्य सहयोगी जी ने जो हिस्सा लिया है, निश्चित रूप से उन्होंने सब लोगों ने अपने अपने जो तर्क दिए हैं, अपने अपनी बात कही है, बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हमारे एक वक्ता ने कहा कि साहब जो है, भाई माफ करेंगे, शायद मेरे ख्याल संजीव जी आपने कहा था ये इस डिबेट को कि ज्ञान वापी का मसला वाराणसी का है, और हैदराबाद में जाकर हैदराबाद के सांसद उसका बयान क्यों दे। तो मेरा कहना यह है कि ठीक है, एक मीडिया के अंदर आजकल जो एक नया जो तेजीपन आया है, मीडिया वाला जा रहा है, एक विषय में बात कर रहा है, तो अपने आचरण को व्यवस्थित करते हुए, अपनी भाषा को संयमित करते हुए हैदराबाद के सांसद ये कह सकते हैं कि साहब इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा, ये धार्मिक मसला है। इसी प्रकार से अगर विधानसभा के अंदर हमारे जो है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा में अखिलेश जी के सामने कोई मुद्दा आता है, तो ठीक है, युवा हैं, युवाओं को गुस्सा आता है, खून होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से उन्हें अपने पिताश्री पे और जो समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं उनकी भाषा को भी पढ़ने की और समझने की, और तात्कालिक विषयों के ऊपर एकदम तत्काल एकदम इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए सदन के अंदर विशेषकर। इसी प्रकार से सार्वजनिक जीवन के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं से अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और सुधारना इसलिए पड़ेगा कि जब आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप लाखों लोगों ने आपको वोट दिए हैं, हजारों लोग आपके प्रशंसक हैं, तो उसमें से अगर 2, 4, 5 लोग भी गलत दिशा में पहुंच जाएं तो उससे निश्चित रूप से क्या नाम है, हमारे लोकतंत्र की हानि होती है, हमारा लोकतंत्र प्रभावित होता है। इसी प्रकार से जैसे अबू हाशिम साहब ने धार्मिक मसलों को लेकर बात कही, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि धार्मिक मसलों को लेकर जो है कहीं ना कहीं से इस प्रकार की चीज़ें चुनाव के वक्त नहीं आनी चाहिए, बल्कि ये बातें तो जन समस्याओं को लेकर आनी चाहिए। हमारे विधायक हैं, हमारे लोकसभा सदस्य हैं, ये जनता की समस्याओं को हल करने के लिए हैं, पब्लिक की समस्याओं को हल करने के लिए हैं। मंदिर का मसला है, मस्जिद का मसला है, या मसले हैं, ये हमारे न्यायपालिका के मसले हैं, या ये हमारे उन लोगों के मसले हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं कि भैया आपस में सब लोग बैठो और इन मसलों को निपटाइए आप। लेकिन विधानसभा और राज्यसभा के अंदर या जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके अंदर जो प्रतिनिधि हैं, उनका विशुद्ध रूप से काम यह है कि वो जनता के मसलों को हल करें। पॉलिटिकल मसलों के ऊपर, जन समस्याओं के मसलों पर मैं देखता हूं कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ जो है राजनेता जो है धार्मिक मसलों पे बात करते हैं, धार्मिक मुद्दों को उठा रहे हैं। ठीक है, एक आप समझते उठा सकते हैं, आप पब्लिक के बीच से चुने हुए हैं, कुछ लोगों ने आपको वोट भी उसके साथ दिए हैं, लेकिन लंबे समय तक इस प्रकार के मसले नहीं उठाए जाने चाहिए। आपको अपना ध्यान पूरी तरह से जन मसलों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जनता की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान, यही आपका कर्तव्य हो। और इस बात की ही आपको लोकसभा से, विधानसभा से आपको वेतन मिलता है, आपको सुविधाएं मिलती हैं और विभिन्न प्रकार की आपको जो है आपको रियायतें मिलती हैं। तो कुल मिलाकर हमें कहीं ना कहीं से इस आज की इस बहस के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में हमारे जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, पूर्व प्रतिनिधि हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं से इस बात को हम लोगों को एक संदेश देना पड़ेगा कि आप अपनी भाषा को संविधान के दायरे में करें। आप निश्चित रूप से उन लोगों की भाषा को समझें और पढ़ें जिन्होंने देश के अंदर कीर्तिमान अर्जित किए हैं और जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। तो चूंकि एक ये बात की कमी ये भी है कि आज जो सांसद हैं वो 50 साल पहले या 70 साल पहले नहीं थे। हमारे लोकसभा, हमारे क्या नाम है, अटल जी रहे आज से 70 साल पहले, आज़ादी से पहले के नेता रहे, आज़ादी के बाद में रहे, कुछ समय रहे, अब वो नहीं हैं। आडवाणी जी रहे, मुलायम सिंह यादव जैसे व्यक्ति हैं, कांग्रेस के अंदर भी कई ऐसे नेता रहे जिनका अपना एक व्यक्तित्व रहा। तो मेरा कुल मिला के ये है कि सभी पार्टियों के नेताओं को अपने सांसदों से, अपने विधायकों से और अपने जो विभिन्न कार्यकर्ता हैं, जो विभिन्न जिले स्तर पर या मंडल स्तर पर जो लोग उनके कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं,
उनके साथ में नियमित रूप से संवाद, प्रशिक्षण, भाषा और अंतर संवाद करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जी नहीं बिल्कुल, और होना भी चाहिए। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही था कि जो बिगड़ते बोल हैं उस पर सभी दलों को सोचना होगा, अपने नेताओं को कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि जो भाषा है वो मर्यादित रहे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर समाज पर पड़ता है। चर्चाएं खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।